तो आज का हमारा विषय है इंटेलिजेंट एजेंट्स। मतलब ये एआई के जो दिमागदार सिस्टम्स हैं, ये आखिर काम कैसे करते हैं। हमारे पास कुछ स्टडी नोट्स और ब्रीफिंग पेपर्स हैं जो इनकी अंदरूनी बनावट, इनके आर्किटेक्चर पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। कोशिश रहेगी कि इन जटिल सिस्टम्स के पीछे जो मुख्य आइडियाज हैं, जो आर्किटेक्चर है, उन्हें जरा आसान भाषा में समझें। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत शायद सबसे बुनियादी सवाल से करनी चाहिए कि इंटेलिजेंट एजेंट आखिर है क्या। देखिए, ये एक स्वायत्त सिस्टम है, मतलब खुद से फैसले लेने वाला, खुद से काम करने वाला। ये अपने आसपास के माहौल को, अपने पर्यावरण को सेंसर से समझता है। सेंसर से समझता है। और फिर एक्चुएटर्स के जरिए उस माहौल में कुछ करता है, एक्शन लेता है ताकि अपने लक्ष्य पूरे कर सके। हाँ बिल्कुल, जो भी उसके तय किए गए लक्ष्य हैं उन्हें पाने के लिए। ये जो एजेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये एआई डिजाइन में एक उपयोगी एब्स्ट्रैक्शन देता है, चीजों को समझने का एक फ्रेमवर्क। अच्छा, तो ये सिर्फ कोड लिखने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरा सोचने का तरीका है। और नोट्स में ये एजेंट फंक्शन, एजेंट आर्किटेक्चर और एजेंट प्रोग्राम का जिक्र है। ये सुनने में थोड़े मिलते जुलते लगते हैं, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तीनों अलग हैं पर जुड़े हुए हैं। ऐसे समझिए, एजेंट फंक्शन वो है जो सिद्धांत रूप में बताता है कि एजेंट को क्या करना चाहिए, मतलब इनपुट को देखकर सही आउटपुट क्या होगा। ये एक तरह की मैपिंग है। ओके, थ्योरी में क्या होना चाहिए। हाँ, फिर आता है आर्किटेक्चर। ये है वो ढांचा, वो ब्लूप्रिंट जिस पर एजेंट बनेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। ढांचा जैसे घर का नक्शा। बिल्कुल। और एजेंट प्रोग्राम वो असल कोड है, वो सॉफ्टवेयर है जो उस आर्किटेक्चर, उस ढांचे पे चलता है और फंक्शन को लागू करने की कोशिश करता है। अच्छा, तो फंक्शन यानी लक्ष्य, आर्किटेक्चर यानी ढांचा और प्रोग्राम यानी उस पर चलने वाला कोड। ये साफ हुआ। तो ये जो आर्किटेक्चर है, ये ढांचा, ये कितने तरह का हो सकता है? हमारे स्रोतों में कुछ टाइप्स बताए गए हैं। हाँ। मुख्य तौर पर 4 तरह के आर्किटेक्चर का जिक्र मिलता है। पहला है लॉजिक बेस्ड। इनका आधार होता है फॉर्मल लॉजिक और एक नॉलेज बेस। फैसले लिए जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग से, जैसे नियमों के आधार पर। अच्छा, मतलब काफी नियम कानून वाला सिस्टम। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा है रिएक्टिव आर्किटेक्चर। ये बड़े दिलचस्प होते हैं। ये सीधे सेंसर इनपुट पर रिएक्ट करते हैं, कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग या दुनिया का डिटेल्ड मॉडल नहीं रखते। मतलब देखा और तुरंत एक्शन, ज्यादा सोचना नहीं। बिल्कुल। रॉडनी ब्रुक्स का जो सबसम्पशन आर्किटेक्चर है, वो इसका एक क्लासिक उदाहरण है। छोटे छोटे बिहेवियर मिलकर कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। और तीसरा है BID आर्किटेक्चर, बिलीफ, डिजायर, इंटेंशन। ये इंसानी सोच से ज्यादा प्रेरित है। एजेंट के पास दुनिया के बारे में कुछ विश्वास होते हैं, बिलीफ्स, उसके कुछ लक्ष्य या इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स, और फिर वो कुछ लक्ष्यों को पूरा करने का इरादा बनाता है, इंटेंशंस, और उसके लिए प्लान करता है। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स लगता है। क्या इसमें मतलब इंसानों की तरह ओवरथिंकिंग या कंफ्यूजन का चांस रहता है? हाँ, ये एक चुनौती हो सकती है बिल्कुल, पर ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और प्रोएक्टिव बना सकता है एजेंट को। और चौथा है लेयर्ड या हाइब्रिड आर्किटेक्चर। हाइब्रिड मतलब मिक्स। हाँ, ये अलग अलग आर्किटेक्चर के अच्छे पहलुओं को मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉरेन रिएक्शन के लिए एक रिएक्टिव लेयर हो सकती है, और साथ में लंबी सोच विचार और प्लानिंग के लिए एक डेलिबरेटिव यानी सोचने समझने वाली लेयर। अच्छा, तो मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बनाने की कोशिश। हाँ, एक तरह से हाँ। तो ये साफ है कि आर्किटेक्चर का चुनाव बहुत ही अहम है। ये सिर्फ अलग अलग डिजाइन नहीं है, बल्कि ये तय करते हैं कि एजेंट असल में कर क्या पाएगा। एकदम सही कहा। आर्किटेक्चर सीधे तौर पर एजेंट की क्षमताओं पर असर डालता है, जैसे वो कितनी तेजी से रिएक्ट करेगा, रिएक्टिविटी, क्या वो खुद से पहल करेगा, प्रोएक्टिवनेस, कितने सही या रैशनल फैसले लेगा, रैशनैलिटी, और क्या वो सीख पाएगा, लर्निंग एबिलिटी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हर आर्किटेक्चर में कुछ फायदे और कुछ नुकसान होंगे। मतलब कोई एक बेस्ट आर्किटेक्चर नहीं है शायद। बिल्कुल, ये ट्रेड ऑफ होता है। आपको तेजी चाहिए या गहराई, आपको सिंप्लिसिटी चाहिए या कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ये डिजाइन के लक्ष्य पर निर्भर करता है। सही है। अच्छा, सिर्फ आर्किटेक्चर चुन लेना ही काफी नहीं है। अच्छे एजेंट्स बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांतों का भी जिक्र है। हाँ, कई सिद्धांत हैं, पर कुछ बहुत जरूरी हैं, जैसे मॉड्यूलैरिटी मतलब हिस्सों में बनाना। हाँ, सिस्टम को अलग अलग मैनेज करने लायक हिस्सों या मॉड्यूल्स में बनाना।
इससे उसे समझना, बनाना और सुधारना आसान होता है। फिर है स्केलेबिलिटी, यानी सिस्टम बढ़ते लोड या कॉम्प्लेक्सिटी को झेल पाए। और बहुत जरूरी है एडेप्टेबिलिटी और लर्निंग, यानी एजेंट बदलते माहौल के हिसाब से ढल सके और अपने अनुभव से सीख सके। सीखना तो एआई के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आजकल एक और चीज बहुत अहम हो गई है, एक्सप्लेनेबिलिटी, XAI जिसे कहते हैं। हाँ, एक्सप्लेनेबल एआई। मतलब हमें समझ आना चाहिए कि एजेंट ने कोई फैसला क्यों लिया, वो एक ब्लैक बॉक्स ना हो। सही, ताकि हम उस पर भरोसा कर सकें। और डिजाइन शुरू करने के लिए एक PAS फ्रेमवर्क का भी जिक्र था। PEAS। हाँ, PAS। ये एजेंट के काम करने का पूरा संदर्भ तय करने में मदद करता है। P यानी परफॉर्मेंस मेजर, सफलता कैसे नापेंगे। E यानी एनवायरनमेंट, एजेंट किस माहौल में काम करेगा। अच्छा। A यानी एक्चुएटर्स, माहौल में एक्शन लेने के लिए क्या साधन है। और S यानी सेंसर्स, माहौल को समझने के लिए क्या साधन है। ओके, तो ये एजेंट के पूरे ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करता है। बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें तो इंटेलिजेंट एजेंट्स सिर्फ कोड का एक ढेर नहीं है, उनके पीछे एक सोची समझी बनावट, एक आर्किटेक्चर होता है। और ये आर्किटेक्चर ही उनकी पहचान और उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता तय करता है। एकदम। और सही आर्किटेक्चर चुनना और साथ में मॉड्यूलैरिटी, लर्निंग और खासतौर पे एक्सप्लेनेबिलिटी जैसे सिद्धांतों को ध्यान में रखना, यही भरोसेमंद और असरदार AI सिस्टम बनाने का तरीका है। यहाँ एक विचार करने वाली बात ये भी निकलती है, जिसे जैसे ये अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर वाले एजेंट्स, कुछ बहुत तेज रिएक्ट करने वाले, कुछ बहुत गहरे सोचने वाले, कुछ लगातार सीखने वाले, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और काम में शामिल हो रहे हैं, तो इन अलग अलग तरह के डिजिटल दिमागों का जो ये मिश्रण बन रहा है, ये भविष्य के AI सिस्टम्स की ओवरऑल क्षमताओं और उनके बर्ताव को कैसे आकार देगा। और क्या हम इन लगातार जटिल होते जा रहे सिस्टम्स पर सही मायनों में भरोसा कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।